अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैंने आपको बीटीसी और बिटकॉइन के बारे में एजुकेट करना है। आप बेशक क्रिप्टो मार्केट में बड़ी देर के होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको बीटीसी के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, उम्मीद करता हूं शायद ही आपने पहले कभी सुना और समझा हो इसको। और दूसरा, आप बिल्कुल अगर न्यू भी हैं या आप अपने किसी रिलेटिव को लाइक पेरेंट्स को या अपने किसी सिबलिंग को, बहन भाई को, अपने किसी दोस्त को या किसी और रिलेटिव को क्रिप्टो मार्केट के हवाले से समझाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं उस लेवल तक आपको इंफॉर्मेशन या एजुकेट करने की कोशिश करूं कि बिल्कुल ले मैन भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आप चाहें तो मेरी ये वीडियो एक तो खुद सारी वॉच करें और दूसरा इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो एजुकेट होंगे तो आपको वो सपोर्ट मिल सकती है जो आप चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस एजुकेशनल वीडियो से मुतल्लिक जो स्पॉन्सर हैं उनके बारे में मैंने आपको गाइड करना है। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हाइपवर्स। ये एक गेमिंग गिल्ड है। गिल्ड क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट का एक ग्रुप होता है जो कि नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने निफ्टी आइसलैंड नाम की गेम के ऊपर इनके साथ पार्टनरशिप की है। अब अगर आपको हाइपवर्स के बारे में पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम हाइपवर्स। उमैर मुनीर जो हमारे टीम मेंबर हैं, उन्होंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। गो के वो एजुकेशन के लिए है, वो पेड वीडियोस है, ये भी एक पेड कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट लेनी है तो प्रॉपर रिसर्च करके फिर आपने करना है, ठीक है। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि बिटकॉइन आखिर है क्या चीज। कोशिश करूंगा इसको बड़े सादा और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं। देखें, मार्केट में इस हवाले से दो परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन। कुछ लोग इसको डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, यानी ऐसी करेंसी जिसको क्रिप्टोग्राफी के जरिए मिंट किया जाता है, यानी बनाया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के जरिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और क्रिप्टोग्राफी के जरिए उसको सिक्योर किया जाता है। आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि भाई ये क्रिप्टोग्राफी क्या बला है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को हैशिंग के जरिए सिक्योर करते हैं, हैशिंग के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हैशिंग के जरिए आप उसकी न्यू मिंटिंग कर सकते हैं। यानी सारी इंफॉर्मेशन को लेके ये एक्चुअली टेक्निकली अगर स्पीकिंग इसको SH सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब यूं समझ लें कि इस वक्त जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट जो डाटा सिक्योरिटी है उसको क्रिप्टोग्राफी आप बोल सकते हैं। आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग इसको, जो ये दूसरी परसेप्शन है, कुछ लोग इसको करेंसी नहीं समझते। वो कहते हैं जी कि इसको करेंसी क्यों आप कहते हैं, इसको आप डिजिटल एसेट बोले। गो के डिजिटल एसेट्स की भी अपनी वैल्यू होती है और डिजिटल एसेट्स भी एज अ पेमेंट मेथड यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से गो के उसकी करेंसी के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप क्रिप्टो करेंसी ना बोलें। उनकी सोच ये है कि किसी भी चीज को करेंसी कहने के लिए पीछे को सेंट्रलाइज बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रलाइज बॉडी होगी तो वो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिसीजन के भाई इसका यूनिट एक कितने का है, यानी उसकी वैल्यू भी डिसाइड जो है कोई ना कोई सेंट्रल बॉडी करेगी। बिल्कुल ऐसी मिसाल ले लें जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पीछे हमारी एक हुकूमत है, उसका एक अपना सेंट्रल बैंक है जो कि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्रिएशन और उसकी वैल्यू की डिसीजन और उसकी सिक्योरिटी सारा कुछ सेंट्रलाइज करता है। तो जो लोग प्रोपोनेंट हैं कि भाई ये एक डिजिटल एसेट है, आप इसको करेंसी ना बोलें, उनकी मेन लॉजिक यही है कि भाई चूंकि करेंसी वो चीज होती है जिसमें पीछे कोई सेंट्रलाइज बॉडी होती है, तो चूंकि बीटीसी एक डिसेंट्रलाइज एक डिजिटल एसेट है, तो इस वजह से आप इसको करेंसी नहीं कह सकते। खैर, आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं। आप एट अ टाइम दोनों परसेप्शन पे बिलीव कर सकते हैं। ये करेंसी है भी डिजिटल, क्योंकि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं और बदले में, फॉर एग्जांपल रवायती तौर पे अगर आप कोई मार्केट में फल लेने जाते हैं तो उसको एक ऐसा कागज का टुकड़ा देते हैं जिस कागज के टुकड़े के ऊपर जितने पैसे लिखे होते हैं उसकी जमानत आपका सेंट्रल बैंक देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि यार ये नोट जो मैं 100 का दे रहा हूँ, 1000 का दे रहा हूँ, 500 का दे रहा हूँ, 10 रुपए का दे रहा हूँ, इसकी इतनी ही वैल्यू है। अब जब चाहें किसी और बंदे के साथ दे के इतनी ही वैल्यू की कोई चीज ले सकते हैं। तो इसी तरह बीटीसी भी ऐसे यूज हो रहा है मेरे दोस्तों भाइयों।
तो इस वजह से आप इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं और इसको आप टेक्निकली डिजिटल एसेट भी कह सकते हैं, जो कुछ मर्जी आप समझें इसको। नेक्स्ट आपके जहन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार अगर ये डिजिटल करेंसी है तो इसकी हमें जरूरत क्यों है? जब हमारे पास ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिस्टम डेवलप किया है, इसी तरह हर हुकूमत ने अपना एक सिस्टम डेवलप किया है, तो जब ऑलरेडी हमारे पास पैसे की गुंजाइश है तो फिर हमें बीटीसी या बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है, अभी आपको समझाता हूं। जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जो पैसा है मेरे दोस्तों भाइयों, उसका एक फंडामेंटल फ्लॉ है, उसका एक फंडामेंटल खराबी है उसके अंदर कि वो डीबेसमेंट ऑफ वैल्यू, यानी हमारा पैसा जो है, जो 1000 का नोट है, 500 का नोट है, वो एक टोकनाइज्ड वर्जन होता है हमारे टाइम की, हमारे वैल्यू की और हमारी एनर्जी की। आसान अल्फाज में समझने के लिए पीछे भी मैंने ये मिसाल दी है। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, आप उस पर जितना टाइम वेस्ट करते हैं, जितनी आप एनर्जी वेस्ट करते हैं, जितनी आप वैल्यू ऐड करते हैं, बच्चों को एजुकेट करके एक मुआशरा बिल्ड करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों के बदले आपको स्टेट क्या देती है या वो स्कूल की मैनेजमेंट आपको क्या देती है? पैसे। वो पैसे एक्चुअली एक टोकनाइज्ड वर्जन होते हैं आपके टाइम की, एनर्जी की, तो वैल्यू की। तो बदकिस्मती से जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पैसे हैं जो टीचर को दिए जाते हैं, टीचर आज से 20 साल पहले जो कमा रहा था उस पैसे की वैल्यू और आज के पैसे की वैल्यू जो है वो उतनी नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों। उसकी वजह यह है कि जो हमारे रवायती पैसों का स्ट्रक्चर है वो ओवर द टाइम डी वैल्यू होता जाता है। क्यों डी वैल्यू होता जाता है? क्योंकि जो हमारे सेंट्रल बैंक हैं वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को की रीबैलेंसिंग के लिए मजीद पैसा छापते हैं, और जब मजीद पैसा छापते हैं तो जो पुराना पैसा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बड़े कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसको उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी क्या खराबी है हमारे रवायती फाइनेंशियल सिस्टम में जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसीज की या बिटकॉइन की, बीटीसी की या दीगर जो करेंसीज है उनकी जरूरत पड़ी? हमारा जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है वो है सेंट्रलाइजेशन है उसमें, और उसमें करप्शन है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि चूंकि आपका पैसा, अब थोड़ी देर के लिए मिसाल करें, जेन में रखें, अभी यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है। अब यूक्रेन के ऐसे सिटीजन जो कि बैरून मुमालिक थे, उनकी सारी की सारी लाइफ सेविंग उनके जो यूक्रेन के बैंक्स थे वहां पे पड़ी हुई थी। अब वो वहां पे चीख रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया है और उनका सारा फाइनेंशियल सिस्टम तबाह हो गया है, तो उनके जो पैसे, लाइफ सेविंग पैसे पड़े हुए थे, वो सारे जाया। तो इस वजह से जो हमारे रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम कंट्रोल करता है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की कि एफआईए ने पता नहीं 1200 के करीब पाकिस्तानियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए इस शक में कि ये जो है क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व है। तो जो हमारा रवायती सिस्टम है उसमें जो हुकूमतें होती हैं, जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है, वो आपके पैसे को किसी भी वक्त फ्रीज कर सकती है। जरूरी नहीं आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई एफआईए, कोई लॉ इन्फोर्समेंट इदारा आपका कोई पैसा जो है वो फ्रीज करे। इवन बैंक्स खुद डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आपको कहां पे, अब ये बैंक का कहना कि भाई आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बैंक कौन होता है? मेरा पैसा जो मैंने अपनी टाइम, एनर्जी, वैल्यू की वजह से अर्न किया है, इसमें मेरा हक होना चाहिए कि मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, हुकूमत को या इदारों को ये जरूर हक है को ये देखे कि जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कहीं मैं इलीगल एक्टिविटीज में यूज तो नहीं कर रहा, किसी ऐसी एक्टिविटी में यूज तो नहीं कर रहा जिससे किसी दूसरे फर्द या किसी इदारे को नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए अलग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो इस सिस्टम के मुताबिक चलना चाहिए, ना कि मेरे डिसीजन पे उनका अमल दरामद हो कि जो वो सोचे मुझे उसी तरह पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें करप्शन है, और जब हम ये रवायती सिस्टम की बजाय अगर हम बीटीसी और क्रिप्टोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, एक तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है सारा जो स्ट्रक्चर है पैसे का, और दूसरा वो करप्शन फ्री हो जाता है। करप्शन फ्री कैसे हो जाता है? क्योंकि जितनी आपने इसमें ट्रांजैक्शंस करनी है, जितना लेन देन करना है, वो टेम्पर प्रूफ है। अब बाद में उसको आप एडिट नहीं कर सकते और वो पब्लिकली अवेलेबल है।
कोई बंदा छुपा भी नहीं सकता। जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके अंदर पैसे को हम छुपा भी सकते हैं, इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, इसके साथ हर वो चीज कर सकते हैं जो कि किसी ताकतवर फर्द या इदारा करना चाहे। और दूसरा, जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है वो कॉस्टली है और टाइम टेकिंग है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं या बैंक को आप सेविंग के लिए पैसे रखवाते हैं। इस दौरान जब आप पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, आप एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उतने ज्यादा टैक्स। तो ये जो सारे टैक्स कलेक्शन होती है, ये इस वजह से नहीं करते उनको शौक है, ये इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो आपको पेन देना चाहते हैं, ये इस वजह से करते हैं क्योंकि सारे सिस्टम को चलाने के लिए इन्होंने ऑफिसेस खोले हैं। उन ऑफिसेस को ऑपरेट करने के लिए अफराद हैं और उन सारे ऑफिसेस का खर्चा, उन अफराद का खर्चा जो कि आपकी ये वाली सर्विसेज के पैसे को इन आउट, ये ट्रांजैक्शन को कराने के लिए जो पीछे सारा स्टाफ है, जो ऑफिसेस का खर्चा है, वो आपके टैक्स से पूरा करते हैं। तो जब ये सारी चीज डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, हमें किसी सेंट्रल बॉडी की जरूरत नहीं होगी, तो फिर ये दफातर का खर्चा, फिर ये अफराद का खर्चा माइनस हो गया। यानी हमें जरूरत है कि हम रवायत ऐसा सिस्टम डेवलप करें करेंसी का, उसके लेन देन का, कि जिसमें हमें ना ऑफिस की जरूरत हो और ना ही हमें अफराद की जरूरत हो। और अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो ओबियसली उसके लिए हमें बीटीसी या जो रवायती क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उसका हमें सोल्यूशन देती हैं। ठीक है, यहां तक मेरा ख्याल आपको दो चीजें क्लियर होगी। अब ये काम कैसे करता है क्रिप्टो बिटकॉइन के हवाले से आम परसेप्शन ये है कि बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझा जाता है। ब्लॉकचेन एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कई करेंसीज जो हैं वो बिल्ड हुई हैं। जैसे बीटीसी बिटकॉइन है, इसी तरह इथेरियम है, इसी तरह पोल्काडॉट है और मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं। या ये सारी जो करेंसीज हैं जिनका मैं नाम आपके साथ अभी जिक्र कर रहा हूं, जिनका वो सारी की सारी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह बीटीसी जो है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप जो बीटीसी की ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं या जितना आप डाटा एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे का सारा डाटा जो है वो ब्लॉक्स की सूरत में सेव होता है। अब ये ब्लॉक्स इस तरतीब के साथ सेट किए जाते हैं कि एक ब्लॉक्स की चेन बन जाती है। हर नया ऐड होने वाला ब्लॉक पिछला जो आखिरी ब्लॉक होता है उसके ऊपर ऐड होता है। यानी फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अब जब ई वाला ब्लॉक आएगा तो वो डी के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो ई वाला ब्लॉक जो है वो ए में जाकर एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, ये एक बड़ी तरतीब के साथ जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की सूरत में रखी जाती है। और चूंकि ये ब्लॉक्स की एक चेन है, इस वजह से इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। इस तरह ये काम करता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, चूंकि हमारे रवायती फाइनेंशियल सिस्टम में सेंट्रल बॉडी की जरूरत है और बिटकॉइन बीटीसी में आपको किसी सेंट्रलाइज बॉडी की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से इसके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, इसके सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बीटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मिंट करने के लिए जो पीछे जो सारा सिस्टम है उसको नेटवर्क नोड्स बोलते हैं। यानी रवायती जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें तो एक सेंट्रल बैंक है ना जो सारे चीजों को मैनेज करता है, जो कि बीटीसी के पीछे कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है। तो इन्होंने सिस्टम क्या डेवलप किया हुआ है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बीटीसी का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं। उन कंप्यूटर्स में जब कोई बीटीसी के अंदर एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बीटीसी सेंड करना है, तो मेरा बीटीसी आपके अकाउंट में क्रेडिट करना, इस दौरान चूंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है तो पीछे एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। वो सिस्टम क्या है कि जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन की, मेरी ट्रांजैक्शन गई पीछे बीटीसी के नेटवर्क नोड्स के पास। एक नेटवर्क नोड ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए। ये सारी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी, इसकी सिक्योरिटी भी होगी, जो जो चीजें थी बिटकॉइन की वो सारी प्रोसेस कर दी। अब जो पीछे नेटवर्क नोड्स हैं उनमें एक कंपटीशन होता है। जो बंदा इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले वेरीफाई करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको रिवॉर्ड के तौर पे नए बीटीसी दिए जाएंगे। तो इस तरह नए बीटीसी भी मार्केट में आते हैं। ठीक है, और ये चीज मत बोलें, हमारा जो मैं डी बेसमेंट आप बीटीसी की हमें क्यों जरूरत थी, इस सेक्शन में मैंने जो आपके साथ टॉक की थी कि डी बेसमेंट ऑफ वैल्यू के हमारा जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है
वो डी बेस होता है, क्योंकि ओवर द टाइम जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मजीद पैसा छापते हैं अपना सिस्टम को मैनेज करने के लिए। बीटीसी के साथ ऐसा सीन नहीं है। बीटीसी इन्फ्लेशनरी जो है वो एसेट नहीं है, इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जैसे हम रवायती फियाट करेंसी के साथ पैसे के साथ करते हैं। बीटीसी की टोटल जो सप्लाई है 21 मिलियन टोकन्स होने हैं बीटीसी के। आगे उनकी भी नीचे अगर देखा जाए तो हम उसको मजीद छोटे, मतलब जैसे $1 है, डॉलर के अंदर 100 सेंट हो तो $1 होता है। इसी तरह बीटीसी की भी डिनोमिनेशन है, तकरीबन मेरा ख्याल है 100 मिलियन तक, आप 100 मिलियन सतोशी हो तो एक बीटीसी बनता है। अब एक बीटीसी हर 10 मिनट बाद एक बीटीसी जो है वो मार्केट में उसकी सप्लाई आती है। अब ये सप्लाई क्रिप्टोग्राफी के जरिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए लिमिटेड कर दी गई है। ये ऐसा नहीं है जैसे सेंट्रल बैंक जो है, हुकूमत पाकिस्तान अगर जब दिल चाहे वो अपना पैसा छाप ले, या दीगर जो हुकूमतें हैं जब दिल चाहे हुक्मरान जो है सेंट्रल बैंक को कहें जी कि प्रिंटर चलाओ और मजीद पैसा छापो। बीटीसी के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे 21 मिलियन टोटल सप्लाई होनी है और 21 मिलियन हर 10 मिनट बाद जो एक बीटीसी उसकी सॉरी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं हर 10 मिनट बाद 6.25 बीटीसी की सप्लाई मार्केट में आती है। और ये जो सप्लाई है हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद, यानी हर 10 मिनट बाद एक ब्लॉक ऐड होता है, और एक ब्लॉक ऐड करने पे जो माइनर, जिसको नेटवर्क नोड मैंने बोला था, उस माइनर को जो रिवार्ड दिया जाता है वो रिवार्ड हर 4 साल बाद हाफ हो जाता है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त जो रिवार्ड है वो 6.25 है। 2024 में जो नेक्स्ट हाल्विंग होगी, इसको हाल्विंग बोलते हैं, ये जो रिवार्ड हाफ हो जाता है इसको हाल्विंग बोलते हैं। 2024 में जाके ये मजीद कम होके मेरा ख्याल है 2.75, हर ब्लॉक के ऐड करने पे 2.57 नया बीटीसी मार्केट में आएगा। तो ये जो हर 4 साल बाद उसकी हाल्विंग होती जाएगी, और ये टोटल सप्लाई मेरे दोस्तों भाइयों 21 मिलियन होनी है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर जब 21 मिलियन टोटल सप्लाई खत्म हो जाएगी बीटीसी की, जो कि 2140 में जाके होगी, तो उस वक्त बीटीसी क्या बनेगा और माइनिंग कैसे होगी? देखिए उस वक्त चूंकि माइनिंग रिवार्ड पीछे कोई बीटीसी बचा ही नहीं होगा तो मजीद बीटीसी की सप्लाई नहीं आएगी। लेकिन जो बीटीसी की सप्लाई के साथ माइनर्स को एक तो ब्लॉक रिवार्ड मिलता है ना नए बीटीसी की सूरत में, साथ उनको ट्रांजैक्शन फीस भी जाती है। तो उस वक्त नया बीटीसी तो उसको रिवार्ड के तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन फीस है वो उसको मिलेगी। और उस वक्त जब बीटीसी की सप्लाई कम और उसकी वैल्यू इतनी हाई होगी तो उस वक्त ट्रांजैक्शन फीस भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करता है। उम्मीद करता हूँ इस हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, थोड़ी रेपिटेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी आपके जहन में अभी भी अबहम है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करके मजीद समझाऊं। अच्छा जी, इसका मालिक कौन है, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। कहने को जो एक नाम है सतोशी नाकामोटो, कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने बीटीसी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का आगाज किया। और सतोशी नाकामोटो, कई कहते हैं ये एक फर्द है, कोई कहते हैं ये नंबर ऑफ पीपल हैं। इस हवाले से बड़ी थ्योरीज हैं। जो अफराद हैं ये एक डोरियन सतोशी नाकामोटो है, इसका नाम भी चूंकि डोरियन सतोशी नाकामोटो था तो कुछ इखबारात ने रिपोर्ट करना शुरू किया जी कि ये बीटीसी का इन्वेंटर है, लेकिन इन्होंने आके क्लेम किया जी कि नहीं 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 मैंने बीटीसी, मुझे तो पता नहीं, अली बे का भी। तो खैर ये भी इनका क्लेम भी जो रिपोर्टर्स ने किया वो भी रिफ्यूट कर दिया गया। इसके बाद जो अगली शख्सियत है ये क्रेग राइट, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों क्रेग राइट और डेव क्लेमैन का जो अदालत में केस है उस हवाले से भी मैंने वीडियोस बनाई थी। इन्होंने भी क्लेम किया जी कि मैं सतोशी नाकामोटो हूं, मैंने बीटीसी जो है वो इन्वेंट किया। ये जो शख्सियत है बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है क्रिप्टो मार्केट की। इनकी वजह से कहा जाता है कि बीटीसी के टुकड़े हुए, यानी बीटीसी के कई वर्जन बने, बीटीसी कैश, बीटीसी गोल्ड, बीटीसी सतोशी वर्जन, देयर आर नंबर ऑफ वर्जन्स। उसके ऊपर एक अलग से मेरा ख्याल है वीडियो बनानी पड़ेगी कि क्यों बीटीसी के इतने हिस्से बखरे हुए। तो इन्होंने क्लेम किया, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उन्होंने इनको सतोशी नाकामोटो मानने से इनकार कर दिया। फिर इसके अलावा एक और शख्सियत है निक ज़ेबू, इनको भी कहा जाता है कि ये भी बीटीसी के ऑनर्स हैं, ये भी सतोशी नाकामोटो है। गो कि इन्होंने भी रिफ्यूट किया, इनकार किया कि मैं भाई बीटीसी मैंने इन्वेंट नहीं किया। मतलब इसके अलावा और बहुत सी थ्योरी हैं। कई तो कहते हैं जो अमेरिका की
इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बीटीसी डेवलप किया क्योंकि उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ थ्योरीज हैं इसके बारे में। सवाल ये है कि जिसने भी ये बीटीसी इन्वेंट किया उसको छुपने की क्या जरूरत है। इस हवाले से भी एक थ्योरी है। थ्योरी यह है कि 1990 से लेके 2009 तक, 2009 में बीटीसी को इन्वेंट किया गया था, बीटीसी मार्केट में आया, 2010-11 में बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन हो गया। तो इससे पहले ऑलरेडी मार्केट में कुछ क्रिप्टो करेंसीज आई थी, कुछ डिजिटल करेंसीज आई थी, लेकिन जिस बंदे ने भी ई गोल्ड नाम की एक करेंसी आई, उसने गोल्ड का जो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन टोकन बना के बेचने शुरू किए, तो उसको कंपनी जिसने भी बनाया था उसको फ्रीज कर दिया जो हुकूमत थी, और साथ उसको अरेस्ट कर लिया, पता नहीं 3 साल के 4 साल की उसको पनिशमेंट दी। तो ये जब सारे हालात थे, इस हालात की वजह से कहा यह जाता है कि जिस बंदे ने भी बीटीसी, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का आइडिया दिया, उसने अपने आप को छुपाने में ही गनीमत समझी। उसने कहा कि अगर मैं सामने आया तो ये ना हो कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, यहां तक सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसका पास्ट, इसका फ्यूचर, और इसका पास्ट क्या है, हाल क्या है, फ्यूचर क्या है। देखें, जब बीटीसी स्टार्ट में आया तो उस वक्त स्टार्ट में तो इसकी जो एंट्री थी, इसको जो पॉपुलैरिटी मिली वो मिली सिल्क रोड, एक यूं समझ लें कि इलीगल मार्केट प्लेस था जहां पे ड्रग, असला या इस तरह की चीजें बेची जाती थी। खैर अब तो सिल्क रोड का ऑनर भी पकड़ा गया, सिल्क रोड वेबसाइट भी बंद हो गई, लेकिन उस वक्त बीटीसी को जान देने वाला, बीटीसी के अंदर रूह फूंकने वाला, इसको पूरी दुनिया में आइडेंटिटी देने वाला जो प्लेटफॉर्म था वो ये इलीगल प्लेटफॉर्म सिल्क रोड था, क्योंकि वहां के जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले अफराद थे उनके लिए बीटीसी एक सेव हेवन था, और इस वजह से बीटीसी को फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई। इसका ये कतई मतलब ना लीजिएगा कि बिटकॉइन जो है उसमें अगर आप लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आप पकड़े नहीं जाते हैं। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, अमेरिका में एक यंग कपल पकड़ा गया, उस कपल के पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बीटीसी पकड़ा गया, और वो ऐसे नहीं है आप जैसे और मेरे जैसे जिनके पास बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो मार्केट, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे मार्केट के। और 2016 में जो बिटफाइनेक्स पे हैक हुआ था, तकरीबन 1.25 लाख के करीब बीटीसी हैक किया गया था, वो सारा बीटीसी 2016 से लेके 2022 तकरीबन, ये आप समझ लें कि 6 साल, आप 6 साल के अरसे के दौरान भी अगर वो अपना बीटीसी चोरी शुदा बीटीसी ट्रेस किया जा सकता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अगर बीटीसी को आप इलीगल मींस के लिए यूज करते हैं तो आप पकड़े नहीं जा सकते। डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनके पास इतनी स्किल्स हैं या नहीं। तो अगर आप कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी का माइंड रख के करेंगे तो देर सवेर जब कभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमारे जो स्किल स्टाफ आएगा हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, तो आपको वो ट्रेस कर सकता है। तो आपने ये जहन में भी नहीं लाना। ठीक है, तो ये था इसका पास्ट। और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इस वक्त यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्रैश चल रहा है, और ना सिर्फ बीटीसी बल्कि पूरी मार्केट जो है इस वक्त जो है क्रैश कर रही है। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $69,000, और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं बीटीसी की वैल्यू तकरीबन 39,100 के करीब ट्रेड हो रही है। तो इस वक्त ये इसकी करंट सिचुएशन है। और मुस्तकबिल इसका क्या है? मेरी नज़र में बीटीसी, बिटकॉइन जो है जैसे आने वाले वक्तों में एक ग्लोबल रिजर्व होगा। जैसे कि आज इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सारी दुनिया के ममालिक अपने सेंट्रल बैंक में गोल्ड को या दीगर रिजर्व्स को, इवन डॉलर भी एक ग्लोबल करेंसी कंसीडर की जा रही है, तो डॉलर और गोल्ड रख के, रिजर्व रख के तो फिर अपना पैसा चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि आने वाले वक्तों में 5, 10 नहीं तो 15 सालों के अंदर अंदर पूरी दुनिया के जो मेजॉरिटी ममालिक हैं वो बीटीसी को अपने सेंट्रल रिजर्व में रख के अपना पैसा छापेंगे। तो जब ऐसे होगा तो मेरे दोस्तों भाइयों, जिस बंदे ने बीटीसी को एज अ डिजिटल एसेट या एज अ डिजिटल करेंसी खरीदा होगा और उसको होल्ड किया होगा, इस वक्त तक का इंतजार किया होगा कि जब उनके बच्चे जवान होंगे, उन्होंने अपनी सेविंग बीटीसी में सेव की होगी। और बीटीसी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जैसे मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्तों में कंट्रीज इसको एज अ सेंट्रल रिजर्व रखेंगी। तो अगर ऐसा होगा तो बीटीसी की वैल्यू मिलियंस में जाएगी, और आपने जो इस वक्त सेविंग की होगी वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल में और आपके मुस्तकबिल के लिए काम आएंगी। अच्छा, अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है
तो ट्रेडिंग के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे, जो टॉप एक्सचेंजेस हैं जिसमें आप BTC लोएस्ट प्राइस पे खरीदते हैं और हाईएस्ट प्राइस में बेचते हैं। तो उसके लिए बाइनांस है, OKX है, ह्यूबी है, क्यूकॉइन है, कोइनबेस है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं। आप गूगल पे लिखें टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। यह है ट्रेडिंग। अच्छा, अब अगर आपने BTC को, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसको लाइफ सेविंग समझ के रख सकते हैं, अगर आपने इसको होल्डिंग करनी है या होल्डिंग करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। या तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आप फंड्स रखते हैं, जो कि मेरी नज़र में इनसिक्योर है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अगर आप फंड्स रखेंगे तो जैसे कैनेडियन हुकूमत ने किया कि वहाँ के जो एक्सचेंजेस हैं क्रैकन को और कोइनबेस को नोटिस जारी किया कि भाई ये, या जाहिर बात है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं हुकूमतों से लाइसेंस लेके ऑपरेट करते हैं, तो हुकूमतें चाहें तो उसको बैन करवा सकती हैं। तो आपने अगर होल्डिंग करनी है तो अपने पर्सनल वॉलेट में करें। तो इसके लिए मेटामास्क भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। ये पर्सनल वॉलेट होते हैं। पर्सनल वॉलेट अगर आप क्रिएट करते हैं, आप यूट्यूब पे जाके इल्मे आलिम वॉलेट लिखें तो आपको मेटामास्क के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो काम आप कर सकते हैं, BTC को इस हवाले से यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज केस ये है कि आप एक दूसरे के साथ लेन देन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए कर सकते हैं, BTC के जरिए कर सकते हैं। अब चूंकि BTC, जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्तों में एक ग्लोबल रिजर्व बन सकता है, और BTC को ग्लोबल रिजर्व अगर बन जाता है तो इसका यूज केस ये है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं ये जब एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड्स कर रही होंगी तो वो BTC के जरिए एक दूसरे के साथ लेन देन कर रही होंगी। तो इसके यूज केसेस, इसको एज अ करेंसी भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी अगर आप इसको डिजिटल एसेट समझते हैं तो इसको आप होल्ड कर लें ताकि इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो, तो आप किसी भी वक्त बेच के, तो इसको जैसे आप घर खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार जैसे इसकी वैल्यू अप होगी, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं इसको बेच के तो पैसा कमाऊंगा। आप BTC बिटकॉइन को भी ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लोएस्ट पे बाय करें, हाईएस्ट पे सेल कर दें। ठीक है, और अर्निंग का बिल्कुल यही मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हाउ यू कैन यूज इट, और इसको मैंने इसी के अंदर मैंने ये आपको बता दिया है। हाउ यू कैन अर्न इट। हाँ, इसको इस सेंस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक तो आप माइनिंग के जरिए अर्न कर सकते हैं, जैसे ये नेटवर्क नोड्स का मैंने ऊपर जिक्र किया कि हाउ डज इट वर्क, कि नेटवर्क सारे इसको सपोर्ट करते हैं। जो नेटवर्क इसको सपोर्ट करते हैं, जब वो कोई नया ब्लॉक माइन करते हैं तो उस माइनिंग रिवार्ड के तौर पे जो BTC मिलता है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप माइनिंग का कोई सेटअप लगाते हैं तो उस पे जब आप ब्लॉक ऐड करेंगे तो आपको फ्री BTC मिलेंगे, ठीक है, उस रिवॉर्ड के तौर पे। इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर हैं या आने वाले वक्तों में आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो उस तरह ऑफिस वाले आपको जो सैलरी के तौर पे दे सकते हैं वो आपको BTC दे सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो किसी को वेबसाइट डिजाइन करके देते हैं तो उसे कहें जी मुझे BTC में पे करे, तो वो आपको पे कर सकता है। तो ये वो तरीका है जिससे आप BTC अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक्सचेंजेस से बाय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करें, और एक्सचेंजेस के पास P2P की ऑप्शंस भी होती हैं। बैंकिंग चैनल के जरिए भी आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपेंड करें आप किस कंट्री में, जिस कंट्री में हैं, क्या आपकी कंट्री आपको परमिशन देती है कि बैंकिंग चैनल से आप बाइंग सेलिंग करें। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो इस तरह आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये थी बिटकॉइन के हवाले से मैं तो कहूँगा डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन के हवाले से जितनी तशनगी थी इस वीडियो के बाद वो खत्म हो जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।